दोस्तों, आप सबको जिंदाबाद। नमस्ते, सलाम। मैं हर्ष मंदर हूँ और आज अनहद की जो सीरीज़ है फेसबुक लाइव की, उसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है कम्युनलाइजेशन। देश में जो सांप्रदायिक नफ़रत और हिंसा और भेदभाव जो बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में हम लोग अपनी समझ आपके साथ में साझा करने की कोशिश करूँगा। शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे बेहतर जगह है जहाँ से हम शुरुआत करें वो है संविधान। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया था और उस संविधान में हमने हमने कई वादे किए थे। और वो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ये वादे हम भारत के लोगों ने अपने आप से किया था कि हम किस तरह का देश बनाएंगे। हम ऐसा देश बनाएंगे जिसमें समानता हो, इंसाफ हो, सब लोग बराबर के हों, सबके सबके लिए बराबर का इंसाफ, आज़ादी हो, लिबर्टी जिसको कहते हैं। और आज़ादी कई किस्म की हो, विरोध करने की, असहमत होने की, अपनी बात रखने की, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने की और इबादत की भी। अपने हिसाब से किस किस भगवान, किस अल्लाह को आप मानना चाहते हैं या किसी को नहीं मानना चाहते हैं, उसकी भी आज़ादी हमारे संविधान ने हमें अपने आप को जो वादा किया था। और इन सब से भी बढ़ के अगर एक वादा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीन तो हैं, बट द फोर्थ इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी शब्द को बहुत सारे साथी हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसकी बात ये क्या है ये हम समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से। और अपने सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत ज़िंदगी में इसको और भी कम हम इसे इसे कोई स्वरूप देते हैं। व्हाट इज़ फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इज़ ब्रदरहुड। और उस शब्द में कमी ज़रूर है क्योंकि सिस्टरहुड तो उसमें छूट ही जाता है। लेकिन जो हिंदी में जो संविधान लिखा गया था उसमें एक बहुत खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल है, वो है बंधुता। हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। संस्कृत से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए, जुड़े हुए हैं। और उसी आधार पे ये देश बना है कि हम लोग अलग अलग मज़हब के हों, अलग जाति के हों, अलग भाषा के हों, अलग लिंग के हों, अलग वर्ग के हों, अलग प्रांत के हों, लेकिन हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे की खुशियाँ में, एक दूसरे के प्रगति में। कई साथी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन पूरा संविधान एक तरह से जो सेक्युलर आइडिया है उसी के ताने बाने के में हमारा संविधान बना है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो बंधुता का शब्द है, जो बंधुता हमारे संविधान में कहा गया है कि इस देश में हमने जो वादा किया था, इस देश में बंधुता होगी, मोहब्बत होगा, हम एक दूसरे से साझे होंगे, एकजुटता होगी, सारे हमारी बहुत सारे विभिन्नताओं के बीच में। वो इन अ सेंस इज़ द कोर आइडिया ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, एंड दैट वाज देयर in the promises that we made to ourselves exactly 70 years ago, when
we gave ourselves our constitution. And indeed, before that as well, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी ये वादे किए गए थे. गांधी जी की आखिरी जो लड़ाई थी, जिसके लिए उनकी जान भी गई, वो उसी बात की थी कि इस देश में हर मज़हब के लोगों को बराबर का हक रहेगा. ये देश सबका होगा, किसी एक मज़हब एक समाज का ये देश नहीं होगा. यही उनकी लड़ाई थी, उसी के लिए उनका खून भी बहा. तो अब इतने सालों बाद आज जिस मोड़ पे हमारा देश खड़ा है, और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग किस्म की चुनौतियों के बीच में, बहुत गंभीर चुनौतियों के बीच में, इतना ज़्यादा मुश्किल, इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और इतने अंधेरे से घिरा हुआ शायद बहुत कम वक्त रहे हैं हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में, जिस तरह के वक्त पे आज मैं आपसे साझा हो रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ. और वक्त आया है कि जब हम सवाल पूछें कि आखिर जब हम बात कर रहे हैं, जो वादे थे हमने हमारे संविधान में, बराबरी का, सबके लिए बराबर का इंसाफ हो, बराबर के हक हो, और मोहब्बत और बंधुता हो, आज़ादी हो अपनी इबादत की और अपनी बात रखने की. आज जिस मोड़ पे खड़े हैं, हम अपने आप से ये सवाल हमें पूछना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है कि हाउ हैव वी फेयर्ड. आज तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हासिल तो किया है हमने, लेकिन आज उस बंधुता को और उस संविधान को हम बहुत एक तरह से खतरा देख रहे हैं. सब कुछ बिखरने की स्थिति में है. कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उम्मीद ही टूट रही है कि जिस देश का हमने वादा किया था, क्या हम उस देश को बनाए रखेंगे, संभाले रख सकेंगे, जो टूट गया है उसको फिर से जोड़ सकेंगे. ये सवाल हम सबके सामने है. हम लोग कैसे, क्यों इस मोड़ पे पहुंचे हैं जहाँ पे उम्मीद और आशा इतनी टूटती जा रही है. What is it that has brought us to this point? Is something that I think we all need to collectively think about. And I think that there is a responsibility that of course the current ruling establishment, the BJP and the RSS, have a considerable amount of responsibility. But I think that almost the entire political spectrum, with the partial exception of the left, is also carries a major responsibility for the failures in our ability to remain true to the secular idea. And also we not just the political establishment. I think in the end, if India is to remain secular, the primary battle has to be fought by we the people of India. And if we have failed, if we are finding ourselves in a point of such despair, then I think that we the people of India must accept our primary responsibility for where we have reached. And it is our primary responsibility also to save and reclaim the idea of India as was promised to we the people of India in the Constitution.
Uh, what is communalism? What do we understand by communalism? सांप्रदायिकता क्या है? वहीं से शुरुआत कर सकते हैं. सांप्रदायिकता एक किस्म की विचारधारा है, एक सोच है, एक व्यवहार है, एक सामाजिक व्यवहार है, या एक राजनीतिक व्यवहार है, जिसके केंद्र में भेदभाव है, स्टिग्मा है, नफरत है, और हिंसा भी कई बार उभर के आती है. और ये नफरत और हिंसा और भेदभाव कई कारण हो सकते हैं इस नफरत के. देयर मेनी डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स इन इंडिया, but when we speak about communalism in South Asia, we are specifically talking about one particular axis of discrimination and stigma and hate, and that particular axis is of one's religious identity. तो और हिंदुस्तान के हमारी जो आज़ादी का जो इतिहास है, और आज़ादी के वक्त में देश का बंटवारा भी हुआ, और बंटवारा मज़हब के आधार पे पाकिस्तान हमसे अलग हुआ. तो सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर fracture of communism is one that is very critical in India, in fact across South Asia. दक्षिण एशिया के बारे में मैं एक शब्द ज़रूर कहूँगा. What is very extraordinary about South Asia is that every community, more or less, which is the oppressed religious community in one country in South Asia, will be the dominant and oppressing community in another part of South Asia. And so it is not really, it is something that is related to being a religious minority in South Asia, and for complex set of historical reasons, why is there so much discrimination based on this religious identity. कम्युनिज्म को और हम समझना चाहते हैं academically, तो I like the classification that Bipin Chandra has given us. Bipin Chandra ने actually 3 stages of communism की बात की. He said an ideology of communalism is based first on the premise or on the belief that people of a particular religious identity have common interests. So basically जब हम कहते हैं कि हिंदुओं के हित में कुछ है, या मुसलमानों के हित में कुछ है, या क्रिश्चियन या सिख के हित में कुछ है, तो जब हम ये एक तरह से समझ रहे हैं कि सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे एक कॉमन आइडेंटिटी बनती है and a common set of interests. This is where Bipin Chandra says is where the communal ideology starts, and many of us do this almost unthinkingly. I recall when somebody like Barack Obama also said that I'm speaking now to the Muslim world. So the use of the term the Muslim world is actually a communal construction. What do you mean by the Muslim world? The Muslim world has, people living in, Muslims living in different parts of the world are extremely diverse. मतलब उनमें the diversity of ethnicity, class, race, language, and social practices, and political systems. Even within India, very famously, I remember Shaban Azmi once said that, I have many identities. I am a woman, I'm an Indian, I'm a Muslim, I'm an actor, and I'm a social activist, and so on and so forth. And all of these identities
make me who I am. Amartya Sen has also emphasized a great deal on this idea of how we are made up of multiple identities. But communalism starts off by actually privileging one aspect of our identities, which is our religious identity, over and above every other identity, and then believing that we have a convergence of interest. So, in a sense, if one asks Mr. Azim Premji, does he have greater commonality of interest with Narayan Murthy or even Bill Gates, or does he have a greater commonality of interest with the poorest Muslim fakir sitting outside Nizamuddin Dargah? A communal ideology will see him actually of common interest primarily with the fakir rather than with Narayan Murthy and Bill Gates. So basically, this idea that a communal ideology begins with the idea that those of us who simply share a particular religious identity makes us people of common interest. And it becomes even more complex with somebody like my friend Shabnam Hashmi, who happens to, was born into a family. She has a name. I mean, her grandparents, her great grandparents may have been practicing Muslims, but her parents were not, and she certainly is not. And she's an atheist, in fact, almost an atheist fundamentalist, if one might say. And yet, a communal ideology will just see her primarily as a Muslim, and that defines her identity completely. Bipin Chandra says the next phase of a communal ideology, which becomes even more heinous, is to believe that people of one religious identity have different interests from people of another religious identity. So you start off with the idea that there's something called Muslim interests or Hindu interests, and then the next phase is that Muslims have different sets of interests as compared to Hindus who have different sets of interests. So we don't see working class Muslims and working class Hindus would probably have very strong similarities. A Muslim farmer and a Hindu farmer will have very similar interests. A Muslim woman suffering domestic violence and a Hindu woman suffering domestic violence will have a certain sisterhood of interests. But we are not seeing all of these, and we are seeing actually that the interests of the Muslim woman are different from the interests of the Hindu woman because of her religious identity. That's the second phase of the communal ideology. And the third and the worst phase is the belief that interests of people of a particular religious identity are in conflict with the interests. So मुस्लिम हित और हिंदू हितों में एक तरह से एक अंतर्द्वंद है, एक विरोध है, और एक को हावी होना पड़ेगा दूसरे के ऊपर, नहीं तो हमारे इंटरेस्ट में हमें नुकसान होगा. That is the hard communal ideology, and it is that is what I think we need to understand. What communalism really means. The next thing that I'll speak about is के जो relationships between Hindus and Muslims at different stages of India's 70 plus years of independence, there have been different phases. Communal hatred was at its climax in 47. जब partition हुआ था तो 10 लाख लोग कहते हैं, 1 million people died in Hindu-Muslim violence in both communities in both sides of the border, and more or less, और ये हम कई बार भूल जाते हैं, हिंदू और सिख परिवार, मेरा अपना परिवार भी बंटवारा का परिवार है, मेरे माँ बाप रावलपिंडी के थे, लेकिन
नॉर्मली हिंदू और सिख जो बंटवारा से प्रभावित हैं वो उस अत्याचार को याद करते हैं जो हिंदू और सिखों के मुसलमानों की भीड़ों द्वारा किया गया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली इन फैक्ट इन नंबर्स हिस्टोरियन से इट्स ऑलमोस्ट इन बैलेंस। उसी उसी स्तर पे हिंदू और सिखों ने भी अत्याचार मुसलमानों के साथ उन जगहों में किया जहाँ पे वो मेजॉरिटी में थे। तो ये वक्त था जहाँ एक्चुअल रायट्स होते थे, रायट्स हुए, बहुत बड़ी मात्रा में रायट से बहुत नफरत थी, बहुत हिंसा रही। तो वो एक तरह का एक पीक पीरियड था, और उस पीक पीरियड को मैं मानता हूँ कि गांधी जी की जो हत्या हुई नथुराम गोडसे के हाथों, और उनका जो खून बहा, एक तरह से इट्स स्टन द नेशन कि हम लोग क्या बन गए हैं, हम कहाँ, हम क्या, किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी हत्या के बाद, और वी वर फॉर्चुनेट टू हैव द लीडरशिप ऑफ Jawaharlal Nehru as our prime minister in the first decade and a little more. That was the period, I think, of the greatest degree of communal peace and goodwill between communities. RSS जैसे संगठन कुछ वक्त तक पूरी तरह से बैन थे, और even after the lifting of the ban, they were in the shadows of social and political life. मतलब it was not respectable to adhere to these communal ideologies. हम लोग खुले में जिस तरह के शाखाएं देखते हैं वो नहीं था। एक ऑलमोस्ट एक वैलराइजेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो इस पीरियड में बिल्कुल नहीं था। 1961 में पहला बड़ा कम्युनल वायलेंस की एपिसोड हमने देखी पार्टीशन के राइट्स के बाद, वो था जबलपुर में। और उसके बाद मैं पहला फेज़ देखता हूँ 1961 से 1983 तक, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जिसे हम कम्युनल राइट्स, दंगे कहते हैं, कुछ हद तक दंगे थे और कुछ हद तक पोग्राम्स थे। बहुत बड़ी मात्रा में इन सारे एपिसोड्स में हम लोग इतना ज़रूर देख रहे हैं कि there was loss of life during these and loss of property in both communities. It was not, but it was even in this phase, the much greater loss of life and property overall, and sexual violence was, and police action was against the minority community, and this minority community in this phase was almost entirely Muslim. जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के खिलाफ जो कम्युनल वायलेंस है वो हम लेटर एपिसोड्स में देखते हैं। ये पहला फेज़ था। सेकेंड फेज़ जो मैं मानता हूँ वो था द पीरियड ऑफ बिग मैसेकर्स, कम्युनल मैसेकर्स इन द फॉर्म ऑफ पोग्राम्स। वो नेली से शुरू हुआ। नेली में इनफैक्ट नेली स्टिल रिमेन्स प्रॉब्ली the largest along with the Sikh massacre communal episode, और वो हम भूल जाते हैं, जहाँ कुछ 6-8 घंटों में 3-4 हज़ार लोगों की हत्या हुई। दिस वाज अ पीरियड ऑफ वन साइडेड मैसेकर्स, जहाँ पे ऑलमोस्ट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ very brutally was of the minority community concerned. So Nelly was this, in this phase was what started this off. 1984 जहाँ सिखों का उसी तरह का नरसंहार हुआ। 3 से 4 हज़ार सिख दिल्ली के सड़कों पे जिस तरह का उनका बेरहमी से कत्ल हुआ, और देश के कई भागों में हुआ। 1989 अगला बड़ा मैसेकर, बीच में इनफैक्ट हाशिमपुरा भी हुआ, जहाँ पुलिस द्वारा
लगभग 40 नौजवानों को मेरठ के एक इलाके से उठा के उनको भून दिया गया था। 1989 में भागलपुर का वायलेंस हमने देखा, जहाँ पे एक ये बाबरी मस्जिद के मूवमेंट का एक तरह से आगाज़, उसका जो कम्युनल कैरेक्टर था वो सबसे ज़्यादा भागलपुर में हमें देखा। और 2 से 3 हज़ार लोग मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के मारे गए। फिर बॉम्बे, उस वक्त वो बॉम्बे ही था 1992, और भोपाल जैसी जगहों में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद, गिराए जाने के बाद जो हिंसा हुई। एंड इन अ सेंस दिस पीरियड, उसका जो क्लाइमैक्स था वो 2002 में गुजरात के, क्योंकि गुजरात में एक पूरा प्रदेश के लगभग 20 ज़िलों में जिस आग से एक साथ वो झुलसा, और काफ़ी दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक वो हिंसा चलती रही। वो एक तरह से इस सेकंड फेज, and this phase was bookended in a sense by Nelly and the Gujarat massacre. गुजरात मैसेकर के बाद जो नेचर ऑफ कम्युनल वायलेंस हमें समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बदल गया है, और उसके कुछ कारण हैं जो मैं समझता हूँ। जो बदलाव हम देख रहे हैं, बदलाव ये देख रहे हैं कि अब उसके बाद बड़े मैसेकर्स, जहाँ where there's 4 digits, where the casualties are in 4 digits, have stopped. I hope forever, but that is what it seems. And up you see the communal massacres that followed after Gujarat. The loss of life has been much smaller, in 2 digits. In कंधामल जो एंटी क्रिश्चियन वायलेंस हुआ था, कोकराझार में जो वायलेंस हुआ था, और मुजफ्फरनगर में, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सेकेंड फेज। और ये क्यों हुआ, इसके बारे में भी मेरा एक थियोरी है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि गुजरात के बाद आई थिंक बहुत सारे लोग हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, कई वेल नोन नेम्स हैं, तीस्ता सेतलाबाद है, शबनम हाशमी है, मुकुल सिन्हा हैं, बहुत सारे और लोग हैं, और आई थिंक गगन सेठी और फरहान नकवी वगैरह ने भी एक टीम बनाया। बहुत सारे लोगों ने आई थिंक ये समझा कि अगर हम देश जिस दिशा में जा रही है, अगर हम इसके खिलाफ लड़ें नहीं, तो सब कुछ जो संविधान की कल्पना थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो there was a huge unprecedented pushback across many groups and organizations, and although we might say at the end of it Mr. Modi could not be finally punished for various reasons, and I think the Congress government is significantly responsible for not pursuing under the UPA government the criminal cases that needed to be pushed. But this was a time जहाँ पे एक NHRC थी, जस्टिस वर्मा के अधीन, एन एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट भी थी, मीडिया के बहुत सारे हिस्से थे जो सच बोलने के लिए सामने आए थे. Even the Times of India, which it's hard to remember now, but I remember that the article that I wrote, "Cry My Beloved Country," it was the Times of India which published that, and in fact they invited me, can we publish an edited version of it, etc. So वो एक पीरियड था पुशबैक का, और इस कॉम्प्रिहेंसिव पुशबैक के कारण से
हालांकि अंत में बहुत सारे लोगों को सज़ा नहीं हो पाए। अ, 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 कुछ केसेस में हुआ, लेकिन और जो जिन्होंने लीड किया था द रोल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर मोदी एट्सेट्रा, हालांकि उसमें दे कुड नॉट फाइनली बी पनिश्ड। इट इज़ ऑल्सो स्टिल अ पीरियड जहाँ पे Mr. Modi's visa was not was cancelled or not. I mean, he didn't get a visa to the US, to many countries in Europe. He was reduced to an international pariah in a sense, and also he had to appear before the SIT. He had to मतलब एक तरह से ये बहुत साफ हुआ आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोगों को कि बहुत बहुत बड़े जब मैसेकर्स होते हैं, अब लोग इतने जाग गए हैं कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा, हमें जो पॉलिटिकल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। सो दे व्हाट वी फाइंड इज़ दैट रिलेटिवली छोटे मैसेकर्स हम करेंगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, हम आप देखें गुजरात में ही हमारा अंदाज है कि 1-1.5 लाख लोग हैं जो घर से बेघर हुए और वापस न आ पाए। पर जब हम मुजफ्फरनगर में पहुंचते हैं, मुख्य रूप से 2 ज़िलों में ही ये नरसंहार हुआ, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली कैलकुलेट किया है ज़मीन पे जो साथी काम कर रहे हैं, और हमने देखा है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट जस्ट इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स 70,000-80,000 people at least are people who could never return home. मैंने जो पुराने दंगे इवन एज एन IAS ऑफिसर देखा था कि पहले दंगों में ये होता था कि उस वक्त वायलेंस होता था और बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन उसके बाद एक some kind of a healing process used to set in. I feel that what they have instituted after 2002 is a process जहाँ पे हम healing एंड रिकन्सिलिएशन होने ही नहीं देंगे। और जो लोगों को हिंसा के कारण से, डर के कारण से जो घर को छोड़ देते हैं, ऐसा माहौल बनाया गया है कि उनको लौटने की स्थिति ही अब नहीं है। दे आर नॉट अलाउड टू रिटर्न होम। इफ़ दे रिटर्न होम देन दे हैव टू अग्री टू लिव कम्प्लीटली एज सेकेंड क्लास सिटीजन। अब अलग रहना है डर के, सहम के, दब के, और गुजरात के कुछ हिस्सों में इसी तरह का एक सेकेंड क्लास सिटीजनशिप नॉर्मलाइज हो गया है। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं ये देख रहा हूँ इस थर्ड फेज में कि बहुत बड़े स्तर पे डिस्प्लेसमेंट होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ द कम्युनिटी बहुत ही मजबूत और गहरा और बहुत कड़वाहट के साथ और बहुत मजबूती के साथ। तो जो दरार अब जो हर कम्युनल क्लैश में होता है, उस दरार में जो फासले हो गए हैं, पहले ये फासले कुछ बढ़ जाते थे, अब बिल्कुल उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना है, बल्कि उनको और ज़्यादा गहरा करते जाना। दैट इज़ आई थिंक द थर्ड फेज दैट वी सी, एंड आई वुड suggest that we are seeing now a fourth phase, जहाँ पे 2 digit casualties से भी हम कम होके अब 1 digit casualty, जो जिसे लिंचिंग हम कह रहे हैं, कि अभी हम देख रहे हैं कि जो लिंचिंग का फेज़ नरेंद्र मोदी जी के सरकार के आने के बाद जो हम देख रहे हैं, लिंचिंग जो उभर के आया है, और जो डेटा में साथियों को बताना चाहता हूँ, काउ रिलेटेड लिंचिंग के बारे में, फॉर इंस्टेंस, why I said after Mr. Modi came to power, India had collected information of cow related incidents of lynching from 2010 onwards till about 2017 or 18, and they found that 97% of these cases had happened after Mr. Modi came to power. 86% of people killed, जो मारे गए थे काउ रिलेटेड लिंचिंग्स में, वो मुस्लिम थे, और लगभग 8% दलित थे।
और जो रिमेनिंग 6% हैं उनमें से भी कुछ थे जिसका आइडेंटिटी अननोन था. सो वॉट हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिंचिंग वॉज वेरी क्लियर. अब लिंचिंग में कई कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई अगर आप गिने कितने लोग मारे गए लिंचिंग में, तो ठीक है, रिकॉर्ड गवर्नमेंट हैज नॉट कलेक्टेड सेपरेट रिकॉर्ड्स, सिविल सोसाइटी अटेम्प्ट्स, हेट क्राइम ट्रैकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स हैं. ये भी जितनी जानकारी इकट्ठा होती है, द नंबर्स आर एक्चुअली वेरी स्मॉल इफ़ यू टोटल देम अप. 50 साल में 50 लोग मारे गए हैं लिंचिंग में या 100 लोग मारे गए हैं. तो ये कहा जा सकता है कि अरे उस वक्त तो 2-3 हज़ार लोग मारे जाते थे एक एपिसोड में. यहाँ एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मारे जा रहे हैं. और टोटल देश भर का भी आप इकट्ठा करें तो संख्या तो ज़्यादा नहीं है. आई थिंक what we have to understand is the symbolic power of lynching. और ये अफ्रीकन अमेरिकन लिंचिंग से जब हम कंपेयर करेंगे, हम कुछ इसकी बात को समझ सकते हैं. लिंचिंग अमेरिका में, अमेरिकन साउथ में, इट्स इंटरेस्टिंग दैट लिंचिंग हैपेंड आफ्टर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर. फ्रॉम द लेट 19th century right up to 1960 or so. It took 100 years. It took 100 years from 1916, I think, or 1917 was the first time somebody proposed an anti-lynching law in the American Congress. And it took 100 years. It was only in 2016 or 17 that the first anti-lynching law was actually passed even in the United States. In the preamble of that law, they actually talk about the numbers of lynchings, and in the United States, over 60 years, the numbers of lynching that the law talks about is about 4,500. Now, I was calculating that over 60 years, you had 4,500 incidents of lynching, which means roughly the same, about 50 lynchings a year on an average. Now, why is this such a powerful way of hate violence, and what does it accomplish? There's a historian who's written about a very very powerful account, and she said every lynching of an African American was like 1,000 lynchings that reverberated across the land, across the seas, across the deserts, across the mountains, and settled in the heart of every African American as fear. And I think we have to understand, जब मैं यहाँ के lynchings, हिंदुस्तान के lynchings को देखता हूँ, मैं कहता हूँ every lynching is like 10,000 lynchings. एक जुनैद मारा जाता है, और पूरे हिंदुस्तान में मेरे बहुत सारे साथी हैं, मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि उसके बाद माताएं अपने बच्चों को, लड़कों को कहते हैं कि ट्रेन में जाओ तो अगर मैं फ़ोन करूँ तो सलाम अलैकुम नहीं कहना, किसी को पता नहीं चले कि तुम मुसलमान हैं जब तुम ट्रेन में सफ़र करते हो. किसी बातचीत में शामिल नहीं होना, लोगों को पता नहीं चल जाए कि तुम कौन हो. कोई पॉलिटिकल बहस हो तो बिल्कुल ही नहीं उसमें शामिल होना, दाढ़ी नहीं उगने देना, वगैरह वगैरह. तो that is why that one lynching, for instance, created so much fear. And the significant thing to understand about the difference between lynching and earlier phases of communal violence, in my understanding, is that जितना भी बुरा कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स होते थे, वो अंत में एक जोग्राफिकल एरिया में वो बंधा हुआ था, और उसकी एक शुरुआत होती थी और एक अंत होता था. So it was bound by geography and by time. What lynching has done is to break both of these boundaries it's broken the boundaries both of geography and by time. In other words, lynching has now demonstrated कि अगर आप उस आइडेंटिटी के इंसान हो तो अब आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं हैं.
आपके घर में कोई घुस सकता है, आपके किचन में फ्रिज में देख के आप क्या पका रहे हैं और आपको मार सकते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपको मारा जा सकता है, आप ट्रेन में जा सकते हैं, आपको मारा जा सकता है, आपको तो कोई आप खेत में हैं तो आपको मारा जा सकता है। तो ये जो द पावर ऑफ लिंचिंग इज दिस फोर्थ फेज, एंड आई हैव सीन दिस एवोल्यूशन. Now the next question that I need to say a lot of things in the time that I have. I wanted to now talk about what is it that causes communal violence. This has been something that scholars have studied for a long time, and there's been a very celebrated debate in academic circles between two scholars, Ashutosh Varshney and Paul Brass. Both I've come to know well and are very good friends of mine. What was the difference between the two? Ashutosh Varshney, what he did was that he asked why does communal violence happen, and he compared कि उसी तरह का, उसी साइज का शहर हो, उसी किस्म का प्रोपोर्शन हो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ का, लेकिन कहीं दंगे बहुत होते हैं, कहीं नहीं होते हैं. तो उन्होंने उन दोनों को कंपेयर किया, और व्हाट ही फाइनली कंक्लूडेड वाज दैट जहाँ रिश्ते कमज़ोर हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल टाइज आर वीक बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, देयर इज़ अ मच ग्रेटर चांस ऑफ कम्युनल वायलेंस हैपनिंग. जहाँ पे ये टाइज मजबूत हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट हैं इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, वहाँ पे दंगे कम होते हैं. नाउ दिस लुक्स लाइक अ वेरी परसुएसिव आर्ग्यूमेंट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था? और हालांकि जैसे मैंने कहा, आशुतोष वार्ष्णेय बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन मेरा भी उनसे इस बात पे बहुत ज़्यादा असहमति है, और पॉल ब्रास का तो बहुत बिटर डिसएग्रीमेंट रहा, क्योंकि उनका कहना था, पॉल ब्रास का, कि अगर आप आशुतोष वार्ष्णेय की समझ को समझते हैं, के एनालिसिस को आप देखते हैं, तो इट लुक्स लाइक राइट्स, कम्युनल वायलेंस आर रियली राइट्स, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान आपस में ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली लड़ते हैं, और कुछ परिस्थितियों में नहीं लड़ते हैं. हमारा कहना है, पॉल ब्रास का जो पूरा आइडियोलॉजी है, जो एनालिसिस है, वो कहते हैं कि इन्होंने कहीं भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरएसएस की भूमिका को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और उन्होंने द रोल ऑफ द स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया. और राइट्स अपने आप नहीं होते हैं, राइट्स कराए जाते हैं, और राइट्स कराने में सरकार की सहमति बेहद ज़रूरी है. और पॉल ब्रास ने इनफैक्ट स्टार्टिंग प्लेसेस लाइक अलीगढ़ एंड ऑल, ही टॉक्स अबाउट राइट प्रोड्यूसिंग मशीनरी. he's done a lot of ethnographic work. तो राइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड. मेरी समझ में, और मैंने कम्युनल राइट्स को बहुत अलग अलग वांटेज पॉइंट से समझा है. मैं आईएएस अफसर था 1984 के नरसंहार के वक्त में. मैं इंदौर में था, उसको कंट्रोल करने में मैंने बहुत कुछ सीखा. 1989 में मैं कलेक्टर था छोटे ज़िलों में, खरगोन में, जहाँ पे बहुत बुरी तरह से बाबरी मस्जिद के वक्त में कम्युनल वायलेंस हुआ. उससे मैंने बहुत कुछ सीखा. 2002 के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं बहुत सालों तक वहाँ के प्रभावित लोगों के बीच में काम किया, मुजफ्फरनगर में भी काम किया, और एक शोधकर्ता के तौर पे भी मैंने इसका अध्ययन किया. तो ये अलग अलग हैसियत से जो मैंने देखा है, मेरी समझ में इन वेरी सिंपल टर्म्स, जिसे कम्युनल वायलेंस या दंगा जिसे हम कहते हैं, दंगा शब्द सही नहीं है, क्योंकि दंगा यही, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक टू कम्युनिटीज आर फाइटिंग. बट जो एपिसोड, एवरी एपिसोड फॉर कम्युनल वायलेंस फॉर मी रिक्वायर्स 3 things. द फर्स्ट ऑफ देम, what it requires is actually the manufacture of hatred. और मैं शब्द मैन्युफैक्चर का बहुत
I'm using it very advisedly. What I mean is that नफ़रत अपने आप में दो कम्युनिटीज़ के बीच में नहीं होता है. नफ़रत को बनाया जाता है, को पैदा किया जाता है, उसको नर्चर किया जाता है. और उसमें the role of communal organizations is very very great, and we have seen it even in the coronavirus में, how you create a whole hatred out of a whole set of rumors, fake news, and the strength and the power of communal organizations like the RSS here, and just so that people will say, why are you only talking about the RSS? Yes, I'm sure there are communal organizations like the Jamaat in Bangladesh and Pakistan, etc. So, and the Buddhist radicals in Sri Lanka. So, but in our country, organizations like the RSS and its entire set of affiliates, they have specialized in this business about creating hatred. I think that is their primary. एक general क्रिएशन ऑफ हेट्रेड तो वो करते रहते हैं, और स्पेसिफिक एरियाज में कोई रूमर हो. भागलपुर का पूरा वायलेंस उस बात से शुरू हुई, कहीं से एक रूमर खड़ा हुआ कि भागलपुर के शहर में जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उनके बहुत बड़ी मात्रा में कत्ल हुआ है. एक भी बच्चे का नहीं हुआ था, लेकिन ये रूमर पूरे भागलपुर में फैल गया. उसको लेके लगभग 2000 लोग या उससे ज़्यादा लोग मारे गए. तो ये रूमर कौन शुरू करता है, कैसे ये नफ़रत फैलती है? जो मुजफ्फरनगर में भी वही नफ़रत के लड़कियों के साथ कोई का सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है वगैरह वगैरह. तो कहीं ना कहीं there's a manufacture of hatred. The second requirement for communal violence is actually the what I would call the organization of the violence, the kind of work that Paul Brass has done, where he's demonstrated actually that there's ऐसा spontaneous, जैसा हम देखते हैं गुजरात में, मतलब कोई अचानक एक जगह में आपके 40 गैस सिलेंडर्स पहुंच जाएं जिससे आप एक बिल्डिंग को एक्सप्लोड कर सकते हैं, केमिकल्स आ जाएं, जो वोटर्स लिस्ट हों. आपको ये समझ में है कि इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक पैंटलून का स्टोर है जिसमें एक पार्टनर मुसलमान है, वो भी स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन उस पूरे शॉपिंग मॉल में उसी एक स्टोर को जलाया जाता है या लूटा जाता है. तो this doesn't happen spontaneously. This is part of the institutional organization of the violence. तो मेरा ये मानना है कि manufacture of hatred and the organization of the violence are the two necessary conditions. But these are necessary but not sufficient. मतलब ये दोनों हों फिर भी violence नहीं होगा. The sufficient condition, necessary and sufficient condition for violence, communal violence to happen is the role of the state. सरकार जब तक नहीं चाहेगी communal violence नहीं होगा. कुछ घंटों तक भी वो नहीं चलेगा. ये मैंने सीखा है, मेरे अपने अनुभव में भी सीखा है, और जो स्टडी भी किया है. communal violence cannot happen except with the role of the state. और जब हम इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कोई आज भी हम अगर देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या, गवर्नमेंट की क्या भूमिका थी 1984 में, it played a criminal role. In 2002 we are still trying to prove the role, if you have to prove the role of Prime Minister Modi, the fulcrum of the case against him is still, did the meeting that Sanjeev Bhatt says happened actually occur, where he is claimed to have said let people vent their violence. Now, to my mind, that is not the core evidence. The simple fact that the entire government was seated in Ahmedabad and still the violence continued unabated for days and weeks, to me is evidence enough, more than enough, about the role of the state. Because as a serving officer in Indore, I saw that one officer, even at a very junior level in the service, decides
you can take action. You have the power to control even the biggest violence if you choose to do it. So the role of the state है, that we have to understand. And this is why, if you really have to understand communal violence, you have to understand on the one hand the role of communal organizations, and on the other hand you have to understand the role of states, and the states which are driven by which allow communal violence to happen. Isme we've seen the role, and as I said, the responsibility of almost all political parties, whether it is the Congress in many periods or the Samajwadi Party in UP during Muzaffarnagar, etc. If they had done their duty, this communal violence would not have happened. And they have played an opportunistic, cynical role in enabling communal violence to happen. But I still feel that the BJP represents an even greater, much greater threat, because it is ideologically driven by the ideology of the RSS, where this kind of communal hatred is the reason of their existence. It is not opportunistic politics. It is their politics, and that is what makes them so dangerous. And this brings me to the last part of what I wanted to speak about, which was about the last 6 years. It is now exactly, it's May, it's 6 years since Mr. Modi came to power. What has happened? Because मुझे लगता है कि it has never been as difficult to be a Muslim in India, to hold your head high with dignity and with the assurance that this country's institutions will give you exactly the same rights to justice and protection and development as people of any other religious identity. There's never been a time in independent India's history after partition जहाँ पे इतनी बुरी हालत रही. और ये बहुत, इसमें मुझे लगता है कि मिस्टर मोदी का अगर हम कार्यकाल देखें, मैं इसमें 3 किस्म के प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ. पहला प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था. दिस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट वाज टू मेक द इंडियन मुस्लिम politically irrelevant. If I can explain this, see, political irrelevance, political scientists till recently had said that it is not possible for any party to come on its own to power on an anti-Muslim platform, because Muslims form a significant proportion of the population in various constituencies. So the political wisdom of political scientists was that an anti-Muslim party can never come to a majority on its own. Now, what the BJP calculated and demonstrated was that it is possible to come with a thumping majority if you unite everybody else against the Muslim, and you construct the Muslim into a phantom kind of common enemy. And this means unite people across caste, but I would also like to underline across religious identities. So it would not have been possible for the BJP to come to power in the states of the Northeast, in a place like, say, Nagaland, which is 90% Christian, unless they also bought in to this idea of a common enemy. And so that is, and so they succeeded in making the Muslim politically irrelevant, and to some extent almost like a political orphan. I've written about this because I found that not, स्थिति ये हो गई थी, आलम ये हो गया था कि even parties like the Congress, they found it very hard to use what I call the capital M word. तो लिंचिंग के बारे में बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल था. अटैक्स ऑन मुस्लिम्स के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो कहते नहीं हम तो
किसानों की बात करेंगे, हम रोज़गार की बात करेंगे, हम मुसलमानों की बात नहीं करेंगे. सो इट बिकेम एज इफ द सक्सेस ऑफ मेकिंग द इंडियन मुस्लिम politically irrelevant was the first successful project of the Modi regime. The second project of the Modi regime was the social project of the social project. वो एक जो सामाजिक उनका जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि to make hatred and hate speech. NDTV had done a study of what called VIP hate speech. Hate speech by people in influential positions. So they found 900% increase and more in Mr. Modi's time. कि senior people across the political spectrum, Home Minister, sometimes the Prime Minister, Chief Ministers, Cabinet Ministers, जिस तरह की नफरत की बात करते थे, all of them are culpable criminal acts of hate speech, which are done with complete normalcy. And जो lynching में the whole message was that जिसने lynch किया है वो hero है. So the legitimization of hatred and hate violence, and it's naturalized. It became natural. It became legitimate. It even was valorized. मतलब आप हीरो हैं अगर आप इस तरह की नफरत करते हैं और हिंसा करते हैं. Now these were the two, and in Modi point one era में मुझे लगता है कि ये दो प्रोजेक्ट्स चलते रहे जो पॉलिटिकल और सोशल प्रोजेक्ट है. मोदी पॉइंट टू में उन्होंने समझा कि अब तो हम लोग एक्चुअली इन लॉ एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हम सेकेंड क्लास सिटीजनशिप को करेंगे. और बहुत जल्दी उनको लगा कि अब पूरी हमारे पास पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और पावर हमारे पास है. और उन्होंने फिर ठक 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 कश्मीर का जो ट्रिपल तलाक का और जो सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर का जो फैसला हुआ उसके बाद तो ये सब किया. और फिर फाइनली उनका एक बहुत अहम उनका स्टेप था ये सिटीजनशिप लॉज के चेंजिंग में. और सरकार उन्होंने समझा कि इसमें भी कंसेंसस है और कोई विरोध नहीं होगा. थोड़ा सा मुसलमान विरोध करेंगे लेकिन दे हैव बीन रेंडर्ड सोशली एंड पॉलिटिकली कम्प्लीटली इरेलेवेंट. लेकिन जो यूनिटी देश में दिखी वो तीन महीनों में वो सबसे खूबसूरत वक्त है. मैं आई कांट रिमेंबर अ मोर ब्यूटीफुल टाइम इन आवर पॉलिटिक्स. जो सॉलिडारिटी बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, नॉन बिलीवर्स coming out together, young people speaking about the constitution, fighting for the constitution, that is what was our best moment, which showed कि आज भी हम भारत के लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो उसी संविधान और उसके ही मूल्यों पे आज भी यकीन करते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, मोहब्बत पर आधारित देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं. उससे बहुत ही ज़्यादा बौखला गई जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है. जो गुजरात जो दिल्ली में हमने जो हिंसा देखी उसके बाद जो अरेस्ट हो रहे हैं वो उसको उल्टा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट लीडर्स हैं और मुझ जैसे लोग हैं हमने हिंसा की और हमने नफ़रत की बात की जब हम सिर्फ मोहब्बत और संविधान की बात कर रहे थे. और फिर ये कोविड का लॉकडाउन आया और इसका इस्तेमाल नफ़रत को और ज़्यादा फैलाने के लिए जो किया जा रहा है. मुझे लग रहा है कि ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल है ये बैटल एक बहुत डिसाइसिव फेज पे पहुंचा है. और अंत में हमारे राजनीतिक दल इस लड़ाई में हमारा वी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम. इट इज एक्सेप्ट द लेफ्ट एंड द लेफ्ट इज नॉट गॉट दैट काइंड ऑफ पावर. आई फील दैट भी अगर ये फैसला कि हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं ये फैसला हम और आप ही लेंगे. और ये लड़ाई जैसे मैंने कहा विद अ स्पीच दैट हैज गॉट मी इनटू लॉट ऑफ ट्रबल, ये मैं फिर से दोहराऊंगा और वहीं समाप्त करूंगा. मुझे नहीं लगता है कि इस लड़ाई का फैसला संसद में होगा क्योंकि राजनीतिक दलों में वो नैतिक साहस हमें नहीं दिख रही है. मुझे नहीं लगता है कि इसका फैसला न्यायालयों में होगा क्योंकि न्यायालयों से हम उस तरह के का जो डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ मुझे तो नहीं दिख रहा है उस मजबूती के साथ जितना हम यकीन कर सकते हैं विद सम एक्सेप्शंस. फैसला हम भारत के लोग करेंगे
विद पीसफुल प्रोटेस्ट। पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इसका फैसला होगा वो ना सड़कों पर भी नहीं होगा, बल्कि हमारे एक और जगह में होगा, वो हमारे दिलों में होगा। कि क्या हमने नफ़रत को अपने दिल में बसने दिया है, या हमने जो मोहब्बत है, जो बंधुता है, जो इंसानियत है, उसे हमने अपने दिल में घर किया है। अंत में हम भारत के लोग अपने ये लड़ाई राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, पर दिल और दिमाग, दिल और मन की भी है। और हम हर एक हिंदुस्तानी को तय करना होगा कि किस तरह का देश वो अपने बच्चों को और उनके बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। थैंक यू।